नमस्कार सभी को। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो देखिए हमारी यहाँ पर जो परीक्षा वाणी की क्विक रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो उसका आज जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, देखिए 2 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं उत्तराखंड इतिहास की। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास की 2 क्लासेस यहाँ पर दी जा चुकी हैं। तो इसके बाद यहाँ पर 2 क्लासें लगभग और होंगी, तो ये तीसरी क्लास है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इतिहास वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्लासेस यहाँ पर ली जा रही हैं। ठीक है, तो सोर्स यहाँ पर परीक्षा वाणी का रहेगा, ध्यान देना। तो परीक्षा वाणी के जितने भी इंपॉर्टेंट एक एक यहाँ पर फैक्ट हैं, सारे यहाँ पर बाई बुक से कवर किए जा रहे हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान से क्लास को देखना है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो 2 क्लासेस भी जो पहले हो चुकी हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए, और अगर आपको इस तरह की क्लासें पसंद आती हैं तो क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। तो ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना का प्रमाणित काल क्या माना गया है। ठीक है, देखिए वैसे तो चंद राजवंश की स्थापना के बारे में बहुत सारे अलग अलग मत हैं। उत्तराखंड के इतिहासकार और जो अलग अलग राइटर्स हैं इन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो इसका प्रमाणित काल माना गया है, जो मोस्ट कॉमनली निकल के आ रहा है, वो आता है ऑप्शन ए, यानी 1000 से 1030 ईस्वी के बीच में चंद राजवंश की यहाँ पर उत्तराखंड में स्थापना हो गई थी, कुमाऊं वाले एरिया में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर 1025 और 30 मिलेगा, तो इसलिए एक मोटा अनुमान हमने लगा दिया है ना कि 1025 से 30 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये इसको प्रमाणित सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, अभी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है, बट ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, तो ऑप्शन ए है, सोमचंद है। ठीक है, तो मोस्टली जो संस्थापक माना जाता है चंद वंश का, वो सोमचंद को ही माना जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर जो है थोरचंद को भी मानते हैं कुछ लोग, बट यहाँ पर देखिए जो वास्तविक संस्थापक है अभी किसको माना गया है, तो सोमचंद को माना गया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है सोमचंद आया था भाई 1025 के आसपास, मतलब वही 1000 से 1030 के बीच वाला जो टाइम है, 1025 एडी के आसपास आया था प्रयागराज झोसी से यहाँ पर उत्तराखंड में आगमन हुआ था इसका। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि जो अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव था, तो उसको कहीं ना कहीं सोमचंद से वो प्रभावित हुआ, और उसने सोमचंद से अपनी पुत्री का विवाह किया, और बदले में यहाँ पर उसको काली कुमाऊं का एक एरिया अपने उसको उसमें मतलब रहने के लिए दान में दे दिया। ठीक है, तो वहीं से फिर चंद्रवंश की स्थापना मानी गई। तो इस तरह से देखिए लिंक जोड़ते हुए चलना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्तिकेयपुर राजवंश को समाप्त किया हुआ था। ठीक है, वहाँ पर जब वो कंप्लीट हो चुका था, तो कार्तिकेयपुर राजवंश जैसे समाप्ति की ओर है, ब्रह्मदेव अंतिम शासक है, उसके बाद यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना कुमाऊं वाले रीजन में हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सोमचंद। देखिए अगला है, सोमचंद ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाई थी, इसको कुमाऊं वाला एरिया दिया गया था दान स्वरूप, तो इसने वहीं पर अपनी राजधानी बना दी चंपावत में। ठीक है, अब उस समय इसको काली कुमाऊं भी कहा जाता था। तो चंपावत का जो पुराना नाम था, चंपावत वाला जो आज रीजन दिखता है, थोड़ा बहुत एक उसके कुछ हिस्से और मिला लिए जाएँ तो उसको काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, चंपावत में उसने अपनी राजधानी बनाई थी, और यहीं पर उसने एक किला भी बनाया था, राजबुंगा का किला। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, चंपावत में ही स्थित है। देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस चंद शासक को उत्तराखंड में रेशम उत्पादन का श्रेय जाता है। ठीक है, रेशम के कारखाने लगाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है यहाँ पर चंद शासक इंद्रचंद को, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रचंद। ठीक है, तो इंद्रचंद ने क्या किया था, चीन तिब्बत से क्या किए थे ना, रेशम के कीड़े मंगाए थे जो जिनसे रेशम बनता है, और तिब्बत के यहाँ पर नेपाल के जरिए मार्ग से इसने क्या, नेपाल की एक रानी थी, तो मतलब उसकी सहायता से उसने क्या किया था, चीन तिब्बत से रेशम के कीड़ों को यहाँ पर उत्तराखंड में मंगाया था, और उनकी यहाँ पर स्थापना करी थी रेशम के कारखाने। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रथा होती थी इसके टाइम पे, वो भी बहुत फेमस है, पटरंग वाली प्रथा। ठीक है, पटरंग वाली प्रथा, अगर ये पूछा जाए पटरंग वाली प्रथा किससे संबंधित है, भाई ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1191 में किस डोटी शासक ने उत्तराखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो 1191 में यहाँ पर जो डोटी शासक था, नेपाल वाले एरिया का जो डोटी शासक था, उसका नाम था अशोक चल्ल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो अशोक चंद्र ने 1191 में यहाँ पर आक्रमण किया था और इसने यहाँ पर चंद शासन को एक प्रकार से कुछ समय के लिए क्या कर दिया था, उसका प्रभाव समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो अशोक चंद्र के आक्रमण की जानकारी एक बहुत ही फेमस अभिलेख है, वो है आपका जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है। ठीक है, गोपेश्वर में इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है अशोक चंद्र के आक्रमण की। उसमें अशोक चंद्र ने अपने बारे में जो यहाँ पर क्या है लेख हैं उत्कीर्ण करा रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल के विरुद्ध चढ़ाई करने वाला पहला चंद शासक कौन था। अब देखिए हम यहाँ पर बात चल रही है सोमचंद्र ने यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना करी, बट ये सोमचंद्र हो गया, इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे काफ़ी समय तक ये सब नेपाल के मतलब नेपाल के राजा के अधीन अपना यहाँ पर शासन चलाते थे, एक प्रकार से सामंत टाइप से थे। ठीक है, ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे। अब लेकिन जो यहाँ पर एक ऐसा चंद्र शासक आया जिसको ये गुलामी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। ठीक है, तो उसने निर्णय लिया कि वो नेपाल के उन राजाओं के विरुद्ध अभियान करेगा और उसने अपनी सेना को मजबूत बनाया। ठीक है, और अलग अलग लोगों को शामिल किया उसने, आसपास के जितने भी लोग थे, और एक सेना बनाई और डोटी पे चढ़ाई कर दी। तो उसका नाम था यहाँ पर भारती चंद। ठीक है, कौन सा शासक था वो, भारती चंद। इसने नेपाल पे आक्रमण किया और ये आक्रमण 12 वर्षों तक चला। भाई कितने वर्षों तक चला, 12 वर्षों तक। और अंततः इसमें यहाँ पर इसकी क्या हुआ, मतलब इसकी विजय हो गई। ठीक है, भारती चंद की। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली के दरबार में जो सल्तनत काल चल रहा था उस टाइम पे तुगलक वंश चल रहा था। तो यहाँ पर जो पहला शासक था उसका नाम था ज्ञानचंद। ठीक है, इसको ज्ञानचंद और गरुण ज्ञानचंद्र के नाम से भी जाना जाता है क्यों, और यह भी पूछा जाता है कि ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि किसने दी। ठीक है ना, गरुण की उपाधि दी थी इसको फिरोज शाह तुगलक ने, FBT फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि इसने एक बाज को मार दिया था, सॉरी उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया था। तो गरुड़ को मारने के कारण इसको गरुड़ की उपाधि दी, ऐसा कहा जाता है। तो फिरोज शाह से मिलने वाला पहला शासक कौन था, ज्ञानचंद था। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से किस चंद शासक के द्वारा मणिकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, देखिए मणिकोटी, इसको गंगोली का भी कहा जाता था उस टाइम पे। तो इस गंगोली या मणिकोटी राज्य को मिलाया गया था बालो कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, ये बालो कल्याण चंद वही है जिसने यहाँ पर अल्मोड़ा में राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, आगे देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नीचे वाला डी हो जाएगा, सी 2 बार टाइप हो गया, तो इसको ऑप्शन सी यहाँ पर सही कर लेंगे आप। देखिए नेक्स्ट है, किस चंद शासक के द्वारा राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में सोमचंद से लेके यहाँ पर भीष्मचंद्र तक जितने भी राजा हुए सबने राजधानी चंपावत में ही रखी थी। ठीक है, भीष्मचंद्र ने कुछ प्रयास किए थे चंपावत से अल्मोड़ा को अपनी राजधानी को ट्रांसफर करने का, बट वो पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अल्मोड़ा में स्थानांतरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको, बालो कल्याण चंद को जाता है। ठीक है, बालो कल्याण चंद ने क्या किया था, यहाँ पर अल्मोड़ा में राजधानी को स्थानांतरित किया था, और इसके साथ साथ इसने यहाँ पर क्या कहते हैं एक किला भी बनाया था। ठीक है, कौन सा किला बनाया था बालो कल्याण चंद्र ने, आपको बताना है कमेंट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, रुद्रचंद्र किस मुगल शासक के समकालीन रहा था। ठीक है, रुद्रचंद्र एक प्रतापी शासक हुआ करता था और काफ़ी विद्वानी शासक भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो सबसे विद्वान शासक हम इसको कह सकते हैं रुद्रचंद्र ही था। देखिए ये जो था अकबर के समकालीन था। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। तो ये जो रुद्रचंद्र था इसने अकबर से भेंट भी करी थी। ठीक है, ये लाहौर में जाके भेंट करी थी इसने अकबर से, ये भेंट करी थी 1588 में। ठीक है, ये अकबर से मिलने गया था और अकबर ने इसके बदले क्या किया था, इसको जो तराई वाला रीजन हुआ करता था तो उसको यहाँ पर रुद्रचंद्र को दे दिया था। ठीक है, क्यों वहाँ पर रुद्रचंद्र को तराई का रीजन इसने क्या कर दिया था, दे दिया था अकबर ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, मल्ला महल कहाँ स्थित है। ठीक है, मल्ला महल जो है ये है अल्मोड़ा में स्थित। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है भाई, अल्मोड़ा में है मल्ला महल जो आपका अल्मोड़ा स्थित है। ठीक है, रुद्रचंद्र ने इसको बनाया था। देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्न में से किस चंद शासक के द्वारा बंदोबस्ती कार्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, बंदोबस्ती कार्यालयों की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी लक्ष्मी चंद। ठीक है, अभी लक्ष्मी चंद एक ऐसा शासक था ना जिसने यहाँ पर टैक्स प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया था। ठीक है, हालांकि इसने काफ़ी सारे टैक्स लगा दिए थे जिससे कुमाऊं की जनता बहुत परेशान हो गई थी,
इसने ऐसे ऐसे टैक्स लगाए थे, जैसे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि लोगों ने डर के मारे अपने घरों की छत में मिट्टी डाल के वहाँ पर गमलों में सब्जी वब्जी फल वल इस टाइप से लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो टैक्स बहुत सारे लगाए थे, बट इसने यहाँ पर कुछ और काम भी किए, जैसे बंदोबस्ती कार्यालयों की स्थापना करी इसने, ठीक है, अलग से एक विभाग टाइप से बनाया उस टाइम पे। तो ये मतलब अनोखी बात थी। और इसने यहाँ पर क्या किया, इसने दो काम और किए, न्योवाली और बिस्टावली नाम की कचहरियाँ भी बनाई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका नाम क्या था, लक्ष्मी चंद, ठीक है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए फिर से आ गया, किस चंद शासक के द्वारा न्योवाली तथा बिस्टावली नामक कचहरियाँ लगाई गई। देखिए न्योवाली और बिस्टावली, ठीक है, तो ये वही है, लक्ष्मी चंद है। देखिए कचहरी मतलब एक प्रकार से अदालत टाइप से होती थी उस टाइम पे। तो न्योवाली जो यहाँ पर कचहरी होती थी, इसमें सैनिक मामले देखे जाते थे, ठीक है, जो यहाँ पर सैनिक से संबंधित होते थे। और बिस्टावली में जो अन्य जनता हो जाती थी उसके मामले देखे जाते थे। तो दोनों अलग अलग तरह की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लक्ष्मी चंद के टाइम पे ही इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, एलोरा कैलाश मंदिर के समान एक हथिया देवाल किसने बनवाया। ठीक है, देखिए एक हथिया देवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थल पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, थल पिथौरागढ़ में जनपद में स्थित है एक हथिया देवाल। तो ये जो है ना, जो यहाँ पर एलोरा कैलाश मंदिर है, बिल्कुल इसी के समान इसकी क्या है, रचना की गई है इसी शैली में, ठीक है। तो जो यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। बाज बहादुर चंद ने इसकी स्थापना, मतलब इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। अब इसकी जो शैली है ना, लैटिन और नागर दोनों का मिश्रण है भैया, इसलिए बहुत स्पेशल हो जाता है उत्तराखंड में एक हथिया देवाल। तो ऑप्शन इसका राइट है, बाज बहादुर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, डोटी पर आक्रमण करने वाला द्वितीय शासक कौन था। द्वितीय चंद शासक, देखिए पहला चंद शासक हमने जाना कि ऊपर जो था भारती चंद था, उसने 12 वर्षों तक एक डोटी के शासक को घेराबंदी करके लास्ट में उसने उसको पराजित कर दिया था, ठीक है, और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर जो एक शासक और था जिसने डोटी के विरुद्ध अभियान चलाया, क्योंकि डोटी के शासक उसको टैक्स नहीं दे रहे थे, तो उसका नाम था यहाँ पर उद्योग चंद, ठीक है। ये ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, उद्योग चंद। देखिए उद्योग चंद ने डोटी पर टोटल 3 बार अटैक किया था। देखिए 2 बार अटैक में डोटी को इसने बहुत बुरी तरह से हराया था, तीसरी बार में इसको पीछे हटना पड़ा, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, उद्योग चंद था। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस चंद शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के टाइम पीरियड को, ठीक है। ये जगत चंद है, तो इसके टाइम पीरियड को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा सुख समृद्धि आ गई थी, काफ़ी अच्छी यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी आमदनी और आय बढ़ गई थी, ठीक है। और 9 लखिया माल से 9 लाख प्रति वर्ष की आय प्राप्त होने लग गई थी इसके टाइम पीरियड पे। तो इसका नाम क्या था, जगत चंद था, ठीक है। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल इसके टाइम को कहा जाता है जगत चंद को। और जगत चंद की मृत्यु जो हुई थी यहाँ पर, मतलब इसको एक चेचक की बीमारी हो गई थी, ठीक है। जगत चंद को किसकी कौन सी बीमारी हो गई थी, चेचक की बीमारी हुई थी। देखिए नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के चौमला महल की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। देखिए चौमला महल कहाँ पर स्थित है, ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो इसकी स्थापना हुई थी कल्याण चंद के द्वारा, ठीक है। किसने करी थी इसकी स्थापना, तो कल्याण चंद ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अभी जो चौमहला महल है अल्मोड़ा का, इसकी स्थापना कल्याण चंद ने करी थी। और यहीं पर महल में चंद वंश के जो राजा रानियाँ राजकुमार रहते थे। और जो 1790 में गोरखाओं ने जब अटैक किया, देखिए उस अटैक के समय तक, उस आक्रमण के समय तक ये सारे जो थे, मतलब राजा रानी जितने भी थे, सब चौमहला महल में ही रहते थे, ठीक है। इसलिए गोरखों ने सबसे पहले चौमहला महल को कब्जा किया और सभी को वहाँ से, मतलब कुछ लोगों को तो मतलब मार डाला, राजा के संबंधी थे जो, और कुछ लोगों को दास बना दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शासक को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, ठीक है। मोहम्मद तुगलक जो है ये कहा जाता है भाई यहाँ पर देवी चंद को, ठीक है। देवी चंद जो था ना, काफ़ी विलासी शासक था, और ये धन वन का काफ़ी ज़्यादा खर्चा वर्चा किया करता था, फालतू का खर्चा, ठीक है। इसकी कोई तारीफ करता था तो खुश होकर उसको काफ़ी सारा धन दान दक्षिणा दे देता था। तो इसलिए इसने यहाँ पर पूरा राजकोष खाली कर दिया इसके टाइम पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इसके काम मोहम्मद तुगलक के जैसे, ऑप्शन बी, ठीक है। देवी चंद इसका नाम है। और ये एक चीज़ और है यहाँ पर, ये इसके बारे में मतलब ये कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य बनना चाहता था, ठीक है। क्या बनना चाहता था भाई, ये विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये बात भी इसके बारे में यहाँ पर कही जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है।
अगला है किस स्थान पर 1790 में नेपाली गोरखा और चंद राजा महेंद्र चंद्र के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1790 में यहाँ पर गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र अंतिम चंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसको आक्रमण किया और इसको यहाँ पर पराजित करके उत्तराखंड में कुमाऊं वाले एरिया में यहाँ पर चंद वंश की नींव डाल दी। ठीक है, मतलब शासन स्थापित कर दिया। तो चंद वंश को हटा के गोरखा शासन स्थापित कर दिया। तो हवाल बाग, ठीक है, अल्मोड़ा में हवाल बाग आपका, तो हवाल बाग के युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, हवाल बाग में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चंद राजा रुद्रचंद्र के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सबसे विद्वान राजा रुद्रचंद्र ही था भाई, मतलब इनको लिखने का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शौक था और इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। देखिए सबसे पहले त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। ठीक है, तो इसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ नियम बनाए, कुछ इस तरह से उनकी इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसका अगला ग्रंथ है सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट। ठीक है, पक्षी आखेट की कला, मतलब किस तरह से पक्षी आखेट किया जाता है। सैनिक शास्त्र उषा रुद्र गोदया। ठीक है, इसमें कुछ अन्य बातें लिखी उन्होंने। तो ये उपरोक्त सभी वाले बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो रुद्रचंद्र ने ये तीनों ग्रंथ लिखे थे, त्रैवर्णिक भी लिखा था, सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पे, और उषा रुद्र गोदया। इसको याद रखना है। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन 21 है, कल्याण चंद्रोद्यम की रचना किसके द्वारा की गई। ठीक है, कल्याण चंद्रोद्यम की जो रचना की गई थी ये कवि शिव के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी भाई, कवि शिव। तो ये कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में लिखा था इन्होंने, कल्याण चंद्रोद्यम जो था इसमें इनकी रचना की थी कवि शिव ने। ठीक है, किसके बारे में, कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में। तो ऑप्शन जी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, चंद राजाओं का जो राजकीय चिन्ह था, जैसे हर राजा और साम्राज्य का होता है, तो इनका था गाय। गाय को काफ़ी पवित्र माना जाता था, इसलिए गाय के जो यहाँ पर चिन्ह थे ये इसको राजकीय चिन्ह के रूप में यहाँ पर इन्होंने अपनी मान्यता दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 23 है, चंद राजा किसके उपासक थे, किसकी उपासना करते थे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर शिव जी की उपासना करते थे। ठीक है, किसकी उपासना करते थे, शिव जी की, यानी ये यहाँ पर शैव मत के थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, शिव के। वैसे अन्य मतलब यहाँ पर जो देव हैं उनको भी मानते थे, बट जो मुख्य रूप से उपासक थे शिव के थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बैजनाथ के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ठीक है, तो देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया गया था चंदों के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, लक्ष्मी, देखिए वैजनाथ के जो मंदिर है अधिकांशतः कतियूरों ने बना दिए थे, कतियूर जो कार्तिकेयपुर शासक थे। ठीक है, हमने पढ़ा था जैसे भूदेव हो गया वहाँ पर, तो ये इत्यादि इन शासकों ने इनको मोस्टली बनाया था। बट यहाँ पर कुछ अन्य मंदिर जो थे चंदों ने भी उनका निर्माण कराया, कुछों की मरम्मत कराई, कुछों पे यहाँ पर मूर्तियाँ इस तरह से प्रतिमाएँ लगवाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंदों ने बनाया था। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये चंदों को ही जाता है। देखिए चंदों के टाइम पे ही पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई थी। ठीक है, और चंदों के टाइम पे यहाँ पर जो गांव में प्रधान होते थे वो पद भी यहाँ पर क्या हो गया था, निर्मित हुआ था। और ये प्रधान जो होता था यहाँ पर कर वर जो टैक्स वैक्स वसूलता था, जो राजस्व होता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था काफ़ी पहले शुरू हो गई थी पंचायती राज की। तो ये चंद्रवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमचंद के टाइम से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जब जैसे चंद्रवंश स्टार्ट हुआ था। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सर्वाधिक शक्तिशाली गढ़ कौन सा था। तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सबसे शक्तिशाली जो था ये था चांदपुर गढ़। ठीक है, देखिए 52 गढ़ थे, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर एक राजा अपने को स्वतंत्र बना लिया था और अलग अलग गढ़ बना के वहाँ रहने लग गया था। ठीक है, तो ऐसे 52 गढ़ बन गए थे टोटल। तो उन 52 गढ़ों में सबसे जो शक्तिशाली चांदपुर गढ़ का शासक हुआ करता था उसको भानु प्रताप नाम था उसका। भाई क्या नाम था, भानु प्रताप, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वैसे उप्पूगढ़ भी काफ़ी शक्तिशाली था, बट यहाँ पर उसका इतना ज़्यादा वर्णन नहीं आता। देखिए क्योंकि चांदपुरगढ़ ज़्यादा इसका वर्णन आता है। देखिए नेक्स्ट है, गढ़वाल में किस शताब्दी तक 52 गढ़ों का शासन स्थापित रहा। ठीक है, अभी 52 गढ़ जो हो गए, अब इनको अजय पाल ने क्या किया था, बाद में एक कर दिया था, लेकिन उससे पहले कब तक ये अस्तित्व में रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये 9वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे। ठीक है, तो 9th AD शताब्दी तक ये क्या थे, यहाँ पर अस्तित्व में रहे थे 52 गढ़। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन गढ़ों को आपस में मिला लिया गया था। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना किसने की। तो गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना करी थी
अजयपाल के जरिए। ठीक है, अजयपाल सबसे महत्वपूर्ण शासक है भाई, 37वां नंबर का शासक था। इसकी जो 60 शासक हुए हैं टोटल, उनमें 37वां नंबर हमको प्राप्त होता है। तो देखिए परीक्षा वाणी की रिवीजन क्लासेस यहाँ पर जो चलाई जा रही है, अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक अवश्य कीजिए। देखिए इसमें हमारा टारगेट रहेगा जल्द से जल्दी यहाँ पर पूरी परीक्षा वाणी को कवर किया जाए। ठीक है, ये इतिहास वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद में भी 1 या 2 वीडियो आएंगी जो कि जल्दी आएंगी शायद, तो इसके बाद ये पूरा हो जाएगा इतिहास। उसके बाद फिर बहुत जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए सबसे बढ़िया है, इसको आप ज़रूर देखिए और पसंद आते तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी कनकपाल के द्वारा। ठीक है, ये कनकपाल जो है गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना का श्रेय इसको जाता है, तो 888 AD में। ठीक है, 888 इसको याद रखना है आपने, 888 AD में ये गढ़वाल में आया और उसने यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि चाँदपुरगढ़ में भानु प्रताप ने इससे प्रभावित होकर वहाँ विवाह करवाया अपनी पुत्री का इस तरह से, तो फिर ये कहीं ना कहीं उसके बाद शासक बन गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का ए राइट हो जाएगा, कनकपाल। देखिए अगला है, कनकपाल कहाँ से आया था? ठीक है, देख कनकपाल जो यहाँ पर मूल निवासी नहीं था भाई, ये आया था धारा नगरी से। तो अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि कनकपाल धारा नगरी गुजरात से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था ये? धारा नगरी गुजरात से। अब कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये मालवा से भी आया था, बट यहाँ पर जो मोस्टली जो मत है अधिकतर लोगों का, वो धारा नगरी वाले यहाँ पर ज़्यादा है, तो ऑप्शन इसका राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन 30 है, स्थापना काल से 1949 तक पवार वंश में कुल कितने शासक हुए? ठीक है, इस बात को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सबसे यहाँ पर प्रमाणित और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो सूची है, इसके हिसाब से इसमें टोटल 60 शासक हो गए थे। ठीक है, तो ये कितने शासक हो गए थे? यहाँ पर 60 शासक हुआ करते थे। तो जैसे कि यहाँ पर परमार वंश का जो स्थापना करता था वो कनकपाल था, उसके बाद फिर ऐसे एक एक करके लास्ट में जो हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, मानवेंद्र साहब। तो ऑप्शन 20 का राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, परमार शासक प्रारंभ में किन के अधीन सामंत हुआ करते थे? ठीक है, जब यहाँ पर परमार शासक आए होंगे गढ़वाल पे, जैसे कनकपाल आया होगा इस टाइप से, तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऐसा तो होगा नहीं पूरे गढ़वाल के एकदम से यहाँ पर बन के होंगे, तो भाई स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई पहले से रहता होगा जो यहाँ पर जिसके अधीन इन्होंने अपना काम शुरू मतलब अपना शासन चलाया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए कत्यूरी हमने बात भी की थी, कत्यूरियों का यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या था, शासन हुआ करता था, लेकिन ये कत्यूरी जो थे ना, ये अलग अलग शाखाओं में बटे थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि वो पहले थे, जो जहाँ पर वो 3 परिवार वाले कार्तिकेय राजवंश थे। ठीक है, 1000 के आसपास, उतने शक्तिशाली नहीं थे भैया। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, कत्यूरी के सामंत हुआ करते थे। फिर बाद में कत्यूरियों को इन्होंने धीरे धीरे करके हटाया अपने रास्ते से और पूरे गढ़वाल पे विजय की। देखिए क्वेश्चन 32 है, परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? परमार वंश का शक्तिशाली शासक था, ये था अजयपाल। ठीक है, इसको हम बार बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अजयपाल 37वें नंबर का शासक था और इसी ने सबसे पहले जो 52 के 52 गढ़ थे उनको विजित करके आपस में एक बड़ा राज्य बनाया था गढ़वाल का। ठीक है, और इसके ये काम की तुलना की जाती है यहाँ पर अशोक से, मौर्य सम्राट अशोक से तुलना की जाती है, इसलिए इसको कभी कभी गढ़वाल का अशोक भी कह दिया जाता है अजयपाल को। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33, अजयपाल ने चातुरगढ़ से राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित करी? ठीक है, तो सबसे पहले अजयपाल की जो राजधानी चातुरगढ़ थी, फिर चातुरगढ़ से इसने यहाँ पर राजधानी जो थी ना देवलगढ़ में स्थापित करी। भाई कब करी? देवलगढ़ में। ठीक है, और फिर देवलगढ़ में राजधानी स्थानांतरित करने के साथ साथ इसने वहाँ पर एक मंदिर भी बनाया, राज राजेश्वरी का मंदिर। ठीक है, ध्यान देना पूछा जाता है, राज राजेश्वरी का यहाँ पर प्रसाद महल या मंदिर हम जो भी कह लें, काफ़ी भव्य मंदिर इसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु की कुल देवी होती है राज राजेश्वरी देवी, भी आपको याद रखना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवलगढ़। अजयपाल ने श्रीनगर में राजधानी कब स्थापित करी? ठीक है, देखिए ये करी थी 1517 में। तो श्रीनगर से राजधानी इसने यहाँ पर देवलगढ़ से राजधानी कहाँ पर स्थापित करी थी? श्रीनगर में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो राजधानी थी वो चातुरगढ़ थी, चातुरगढ़ से दूसरे नंबर पे देवलगढ़, देवलगढ़ से तीसरे नंबर पे श्रीनगर फाइनली। ठीक है, अब श्रीनगर से लास्ट में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेरी भी स्थापित की जाएगी अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे, सुदर्शन शाह करेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 1517। देखिए अगला है क्वेश्चन 35, निम्न में से किस परमार शासक ने कत्यूरियों से उनके सोने का सिंहासन छीन लिया था? ठीक है, कत्यूरियों के पास सोने का सिंहासन था जो उसको छीना था यहाँ पर अजयपाल ने, तो यही शक्तिशाली शासक था, इसने काम किया था 37वां शासक अजयपाल।
और देखिए अगला क्वेश्चन है 36 है, परमार शासकों को शाह की उपाधि से किसने नवाजा था। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो परमार शासक जो पहले होते थे उनके नाम में शाह नहीं लगा होता था, ठीक है, जैसे अजयपाल, कनकपाल, ठीक है, लखनपाल हो गया इत्यादि। तो ये कुछ एक ऐसा शासक था जिसके आगे से शाह लगना सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और ये पहला जो इनको शाह की उपाधि दी थी ये माना जाता है कि लोधी शासकों ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जो लोधी हुआ करते थे, ठीक है, तो उसमें जो मोस्टली है जो बहलोल लोधी है उसका नाम बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर, कि एक मतलब यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट प्रमाण तो है नहीं, बट ये माना जाता है कि बहलोल लोधी ने सबसे पहली उपाधि शाह की इन्हीं को दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ध्यान देना, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, शाह की उपाधि उपयोग करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था। तो पहला परमार शासक जिसको शाह की उपाधि मिली थी, हमने ऊपर देखा कि लोधियों ने दी भाई, तो सबसे पहले बलभद्र शाह को दी थी, ठीक है। अब कुछ क्या होगा, देखिए बलभद्र शाह ने यहाँ पर और मतलब ये गया होगा वहाँ पर, और इस तरह से तो उसको उपाधि खुश होकर मिल गई थी, शाह की उपाधि सबसे पहले किसको दी थी, बलभद्र शाह को, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पर कहा जाता है कि इससे पहले भी एक शासक था उसको भी मिली थी, देखिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से शाह की उपाधि का वर्णन आता है, जिसने अपने नाम में शाह की उपाधि मतलब प्रॉपर तरीके से लगाई, उसका नाम तो बलभद्र शाह ही है, ठीक है, और आयोग भी इसी को सही मानता है, तो इसलिए आपको ऑप्शन बी इसको सही करना है। देखिए क्वेश्चन 38 है, निम्न में से कौन से क्षेत्र गढ़वाल राज्य की सीमा के अंतर्गत आते थे। तो गढ़वाल राज्य धीरे धीरे जो 52 गढ़ों में यहाँ पर डिवाइड था, उनको एक एक बना के धीरे धीरे इसकी सीमाएं काफ़ी बढ़ने लगी। अजयपाल ने काफ़ी राज्य का विस्तार भी किया था। उसके बाद फिर अन्य यहाँ पर जो राजा हुए वो भी काफ़ी यहाँ पर पराक्रमी शासक हुए, और उन्होंने अपने राज्यों की सीमाओं को विस्तार किया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी राज्यों की सीमाएँ थी जो थ्योग, मथन, रवाईगढ़, डोडरा, क्वारा, रामीगढ़, ठीक है, ये सारे इलाके इनके इसके राज्य में आते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो यानी काफ़ी विस्तृत सीमा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खान ने किस स्थान पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो यहाँ पर शाहजहाँ की दृष्टि हमेशा यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र कुमाऊँ यहाँ पर उत्तराखंड में लगे रहती थी, तो इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पर शाहजहाँ ने एक सेना भेजी भाई नवाजत खां के नेतृत्व में, उसको सेनापति बना के। तो नवाजत खान ने सबसे पहले गढ़वाल पे अटैक करने के किया, तो दून घाटी पर इसने आक्रमण कर दिया, ठीक है। और दून घाटी पे यहाँ पर फिर हमें पता है कि इसका जो सामना किया है यहाँ पर एक रानी थी, उन्होंने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, दून घाटी पे। तो नवाजत खान ने यहाँ पर आक्रमण किया था। निम्न में से किसने नवाजत खां सहित उसकी सेना की नाक काट डाली, ठीक है। अब ये काफ़ी मतलब फेमस यहाँ पर काफ़ी ये प्रसिद्ध हुई थी रानी, तो इनका नाम था रानी कर्णावती, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, नवाजत खान ने जब अटैक किया यहाँ पर 1635 में किया था अटैक, ठीक है, ये भी अगर पूछ लिया जाए तो 1635 एडी में अटैक किया था। तो रानी कर्णावती ने क्या किया, इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धि और दिमाग से कार्य किया इन्होंने, और नवाजत खां की सेना को इस तरह से फंसाया, इस तरह से धोखे में रखा कि वो हार मान गई, ठीक है। और मतलब हार नहीं मानती तो पहाड़ों में वैसे ही क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। तो फाइनली उन सभी की क्या कर दी, नाक कटवा दी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रानी कर्णावती। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है, अभी रानी कर्णावती जो थी ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में थी, ठीक है। क्वेश्चन 41 है, निम्न में से किस परमार शासक ने मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह को गढ़वाल में आश्रय दिया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ठीक है, दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह। तो सुलेमान सिकोह को यहाँ पर औरंगजेब क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, उसको पकड़ना चाहता था, ठीक है। तो इसको ये औरंगजेब जो आया था, ये आया था पृथ्वीपति शाह के वहाँ पर, ठीक है, 1658 में आया था। तो इसने इसको पृथ्वीपति शाह ने क्या किया था, अपने वहाँ शरण दी थी भाई। और अब हम देख सकते हैं कि भाई जो औरंगजेब था मुगल साम्राज्य का, उस समय पूरा यहाँ पर क्या था, ठीक है, पूरा स्थापना की थी पूरे भारत में। तो पृथ्वीपति शाह कितना स्वाभिमानी रहा होगा कि उसने क्या कहते हैं, जो ये सुलेमान सिकोह है इसको अपने राज्य में शरण दी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से किस परमार शासक ने तिब्बत अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया, ठीक है। तिब्बत अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाला जो था वो था यहाँ पर महीपति शाह, ठीक है। तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए महिपति शाह ने तिब्बत में क्या किया था, अभियान चलाए थे भाई काफ़ी, और वहाँ दावा पे भी इसने क्या किया था, दावा प्रांत पे अधिकार किया कर लिया था। ठीक है, तिब्बती सेना को वहाँ से हटा दिया था और युद्ध जीता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और इसी अभियान के दौरान इसने क्या किया था, एक बहुत ही फेमस प्रथा भी निकाली थी, ये भी पूछी जाती है, रोटी सूची प्रथा। ठीक है, रोटी सूची प्रथा, ये एक प्रकार की जो प्रथा है, ये वहाँ पर जो कुछ स्पेशल ब्राह्मणों के वर्ग होते थे वही रोटी बना सकते थे। ठीक है, अब लेकिन युद्ध काल पे क्या होता है, देखिए वो तिब्बत में जब वहाँ गए थे तो इतना ठंडा इलाका था, अब वहाँ अगर वो उनके ब्राह्मणों के भरोसे रहते तो उनका मतलब यहाँ पर कैसे हो पाता, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रथा को निकाला गया था, रोटी सूची प्रथा। ठीक है, अब कोई यहाँ पर रसोईया बन सकता था। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, महिपति शाह। ठीक है, राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, माधो सिंह व लोधी रिखोला निम्न में से किसके सेनापति हुआ करते थे। तो देखिए ये सेनापति हुआ करते थे माधो सिंह और लोधी रिखोला, ये महिपति शाह के। ठीक है, ये इन्हीं को यहाँ पर महिपति शाह के द्वारा भेजा गया था, जैसे यहाँ पर माधो सिंह को भेजा गया था तिब्बत अभियान पे। ठीक है, लोधी रिखोला को यहाँ पर सिरमौर और दक्षिण में भेजा गया था। तो लोधी रिखोला भी काफ़ी वीर हुआ करता था और उसने भी काफ़ी मतलब दक्षिण में पूरी शांति बनाने का श्रेय उसी को जाता है, लोधी रिखोला को। ठीक है, माधो सिंह तो है ही है। तो ये क्या कहते थे, इनको भाड़ भी कहते थे। ठीक है, उस टाइम पे वीर योद्धा होते थे। तो ये किसके टाइम पे थे, महिपति शाह। देखिए नेक्स्ट है 44, सर्वप्रथम नेपाली गोरखों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण कब किया गया। तो सबसे पहले नेपाली गोरखों द्वारा जो देखिए पहले कुमाऊं पे 1790 पे ऑलरेडी कर चुके थे, बट उसके बाद जस्ट अगले साल 1791 पे गढ़वाल की ओर भी उन्होंने अपनी नज़र लगाई। ठीक है, बट वहाँ पर क्या हुआ फिर मतलब 1791 में आक्रमण किया लेकिन वो जीत नहीं पाए। देखिए ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोरखा सेना 1791 में किस स्थान से आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो ये 1790 में कुआं पे अधिकार कर लिया था इन्होंने गोरखों ने, तो 1791 गढ़वाल में भी करना चाहा तो ये लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए भाई। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लंगूरगढ़ से आगे ये नहीं बढ़ पाए। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर जो चाइना की सेना थी, चीन ने क्या किया था, नेपाल पर अटैक कर दिया था, तो अब वो वहाँ भी उनको देखना था, तो वही वो वापस चले गए और यहाँ पर उन्होंने 25,000 का जुर्माना लगाया। कितने हज़ार का जुर्माना लगाया, गढ़वाल पे 25,000 का, प्रद्युमन शाह को 25,000 रुपये की यहाँ पर संधि के रूप में देने पड़े थे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा लंगूरगढ़, याद रखना सभी। क्वेश्चन 46 है, गढ़वाल में भयानक भूकंप किस वर्ष आया था। ठीक है, देखिए भयानक भूकंप जो आया था ये आया था 1803 में। कब आया था, 1803 में। और इसी भयानक भूकंप का फायदा उठा के यहाँ पर गोरखों ने क्या किया था, गढ़वाल पर अटैक कर दिया था और प्रद्युमन शाह को कहीं ना कहीं मतलब ये क्या हुए थे, युद्ध में मारे गए थे। इसी मेन रीजन यही था आपका जो भूकंप वाला 1803 में आया था। ठीक है, तो इसका बहुत प्रभाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस वर्ष गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। देखिए 1803 में भूकंप आया और 1803 पर ही चढ़ाई कर दी उन्होंने गढ़वाल पे। ठीक है, फिर 1804 आ गया धीरे धीरे अगले साल, यानी 1804 में क्या हुआ, इन्होंने गढ़वाल पे पूरी तरह से अधिकार कर लिया और इन्होंने जो प्रद्युमन शाह थे उनको मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, और क्या हुआ, गढ़वाल पे गोरखों ने अधिकार कर लिया 4 होगा। ठीक है, 1804 में कर लिया था अधिकार, का कर लिया था 4 में, भूकंप 3 में आया था, अधिकार 4 में किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतिम राजा प्रद्युमन शाह की मृत्यु कब हुई। ठीक है, प्रद्युमन शाह की जो मृत्यु हुई, देखिए अंतिम राजा कहा जाता है इनको उत्तराखंड का। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 14 मई 1804 को। अब ये कहाँ पर हुई थी, देखिए ये भी पूछा गया एक बार, खुड़बुड़ा का मैदान। ठीक है, कहाँ पर है खुड़बुड़ा का मैदान, ये देहरादून में है। ठीक है, खुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में इनकी मृत्यु हो गई थी गोरखों से लड़ते हुए 14 मई 1804। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 है, निम्न में से किस परमार शासक को गोरखों से लोहा लेने में अपने समस्त आभूषण बेचने पड़े थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि प्रद्युमन शाह जो थे, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रद्युमन शाह को गोरखों से लड़ने हेतु अपने सारे आभूषण बेचने पड़े थे भाई। आभूषण के साथ साथ इन्होंने अपना राज सिंहासन इत्यादि कीमती सामान, बहुत सारी चीज़ें बेच दी थी सहारनपुर में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा प्रद्युमन शाह। तब जाके एक सेना बनाई इन्होंने और गोरखों से लड़ाई करी, बट फिर भी 1804 में क्या हुए, पराजित हो गए और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ऑप्शन इसका राइट है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके कहने पर गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध का आगाज किया था। ठीक है, तो देखिए 1804 में यहाँ पर क्या हुआ था,
गढ़वाल पे अटैक कर दिया था गोरखों ने, ठीक है, जीत लिया था। और फिर 1815 तक कोई अटैक मतलब आक्रमण ये 1815 तक इन्होंने यहाँ पर राज किया भाई, ठीक है। 10.5 वर्ष से यहाँ पर जो गढ़वाल पे, और जो यहाँ पर 25 वर्ष का समय है, ये इन्होंने यहाँ पर कुमाऊं पे अधिकार किया अपना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अत्याचार शासन इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो युद्ध का आगाज़ किया था, ये सुदर्शन शाह ने हेल्प मांगी थी अंग्रेज़ों से, ठीक है, कि भाई यहाँ पर गढ़वाल को स्वतंत्र कराने में हेल्प करो, और इसके बदले यहाँ पर संधि वंधि करी थी इस टाइप से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सुदर्शन शाह थे वो, ठीक है। देखिए अगला है 51 है, निम्न में से किसके नेतृत्व में अक्टूबर 1814 में ब्रिटिश सेना ने गोरखों के विरुद्ध प्रथम अभियान शुरू किया, ठीक है। तो उस समय जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर था लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में यहाँ पर सबसे पहले अभियान किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यहाँ पर पहले गोरखों से बात करी थी, बट गोरखों ने मानी नहीं उसकी बात, ठीक है। और उल्टा क्या किया कि अंग्रेजों के यहाँ पर कुछ 200 के आसपास ग्राम थे गोरखपुर में, उन पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पहले से सुदर्शन शाह ने भी तैयार किया हुआ था, और एक बहाना ही हो गया उनके लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली अक्टूबर 1814 में देहरादून में यहाँ पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। उस समय कौन था वहाँ पर? लॉर्ड हेस्टिंग था। देखिए नेक्स्ट है, गोरखाओं को परास्त करने के पश्चात गढ़वाल क्षेत्र के कितने हिस्से कर दिए गए, ठीक है। देखिए 1815 में गोरखाओं को यहाँ से परास्त कर दिया गया, हालांकि 1816 में जो संधि थी वो लागू हुई थी, उसको हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर 1815 तक गढ़वाल में गोरखों को हटा दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2। तो फिर अंग्रेजों ने गढ़वाल के 2 भाग कर दिए भाई, एक पूर्वी गढ़वाल और एक पश्चिम गढ़वाल। अब जो यहाँ पर पश्चिम गढ़वाल वाला इलाका था वो टिहरी रियासत करके अलग अलग कर दिया गया उसको। अलकनंदा का पूरब का पश्चिम का भाग था वो, ठीक है। अलकनंदा को एक प्रकार से सीमा बनाया ब्रिटिशों ने, और वहाँ को टिहरी राज्य स्थापित किया, और उसका राजा किसको बनाया? सुदर्शन शाह को दे दिया वो, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर पूर्वी भाग था अलकनंदा का, उसको ब्रिटिश गढ़वाल करके नाम दे दिया इन्होंने, और उसको अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। तो कितने भाग कर दिए थे? 2 भाग कर दिए थे, ध्यान देना। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 53 है, सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से राजधानी टिहरी स्थानांतरित कब की? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए श्रीनगर थी पहले, और कहाँ कर दी भाई बाद में? ये कर दी इन्होंने श्रीनगर से टिहरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि श्रीनगर वाला एरिया किसके अंडर में आ गया था? वो गढ़वाल वाला वो आ गया था अंग्रेजों के अधिकार में, ठीक है। अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तो राजधानी तो अपने इलाके में बनानी पड़ेगी ना सुदर्शन शाह को। तो इन्होंने क्या किया था, 28 दिसंबर 1815 को राजधानी को अपने चेंज कर दिया, श्रीनगर से कहाँ कर दी? टिहरी में स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए क्वेश्चन 54 है, टिहरी गढ़वाल रियासत का भारतीय संघ में विलय कब किया गया, ठीक है। तो ये किया गया था 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर संपूर्ण भारत की छोटी छोटी अलग अलग छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी सबका एकीकरण किया जाता था, ठीक है। लगभग 552 रियासतें थी उस टाइम पे। सरदार पटेल को इसको काम सौंपा गया था एकीकरण करने का। तो इसी एकीकरण के दौर पे यहाँ पर टिहरी रियासत का भी एकीकरण भारतीय राज्य में मिला के कर दिया गया, ठीक है। तो भारतीय संघ में तो ऑप्शन 1 अगस्त 1949 को ये काम किया गया था, पूरा हो गया था। और इस तरह से यहाँ पर टिहरी रियासत जो था उसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया था। देखिए अगला है, संयुक्त प्रांत कहते थे उस टाइम पे उत्तर प्रदेश को। स्वतंत्रता के बाद टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बना था 50वें नंबर का जिला, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद टिहरी उत्तर यूपी कहते थे उस समय संयुक्त प्रांत, ठीक है। यूपी को क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। तो उसके 50वें नंबर के जिले के रूप में उसको यहाँ पर ये बना दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि 1949 में मिलाया, फिर 1960 तक पूरा वो इसी तरह से बना रहा। फिर 1960 में अलग अलग ज़िले बांटने स्टार्ट हुए, ठीक है। उत्तरकाशी इस तरह से यहाँ पर, और पिथौरागढ़ और चमोली इस टाइप से वो आगे देखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। देखिए अगला है, निम्न में से किस रचना को सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। 4 रचनाएं दी गई हैं। देखिए एक मानवोदय काव्य, गढ़ राजवंश, चंद्रसार, पिंगल और सभासार। देखिए सबसे प्राचीन मानवोदय काव्य है भरत कवि की मानवोदय काव्य, ठीक है। तो ये मान शाह के टाइम पीरियड पे इन्होंने मानवोदय काव्य की रचना करी थी भरत कवि जी ने। तो इसको सबसे प्राचीन माना जाता है जो गढ़वाल का जो यहाँ पर ये ग्रंथ है, ठीक है,
मानवोदय काव्य भरत कवि ने इसकी रचना करी थी। भाई किसने करी थी? भरत कवि, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भरत कवि। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानवोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, भरत कवि मान शाह के टाइम पे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सूरत कवि भी कहा जाता है? ठीक है, सूरत कवि कहा जाता है, देखिए सुदर्शन शाह को। किसको कहा जाता है? सुदर्शन शाह क्या कहते थे? स्वयं को सूरत कवि के रूप में वर्णित किया करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला है, सभासार किसकी रचना है? ठीक है, सभासार जो रचना है ये बहुत ही फेमस रचना है सुदर्शन शाह की। इसी में इन्होंने अपने को सूरत कवि के नाम से संबोधित किया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सुदर्शन शाह। ठीक है, तो सुदर्शन शाह लेखन कला में काफ़ी रुचि रखते थे, इसलिए इनको कलाविदों का शिरोमणि भी कहा गया है। ठीक है, तो इनके टाइम पे यात्री था वुडक्राफ्ट, ब्रिटिश यात्री, तो वो यहाँ पहुंचा था गढ़वाल पे, तो टेहरी में उसने उनको क्या कहा? कलाविदों का शिरोमणि की उपाधि भी दी हुई थी। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई परीक्षा वाणी को, बस आपने अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन एक एक फैक्ट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर हल्के हल्के में पढ़ लिया उसको और फिर बाद में भूल गए। और ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको रिवीजन भी करना है इसका। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्लास में। ठीक है, कोई अगर इस तरह से आपको सुझाव देना है तो नेक्स्ट क्लास होगी कल, मे बी 1 या 2 क्लास अब जो आएंगी उनमें इतिहास पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को यहाँ पर खूब पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, और सभी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।